तुमने हमेशा झूठे अहम में डूबे प्रणव की भावनाओं का सम्मान किया, लेकिन बदले में प्रणव ने दिया कदम कदम पर अपमान का कटु दंश। और एक दिन तो हद ही हो गई, जब प्रणव ने जीवन भर के इस रिश्ते को ताक पर रख दिया। उम्र भर पति के ताने सहन करती आई तनु क्या प्रणव को अपने अस्तित्व का एहसास करा पाई। कॉलेज पहुंचते ही तनु ने आज सबसे पहले स्टाफ क्वार्टर के लिए आवेदन किया। इतने साल हो गए उसे कॉलेज में पढ़ाते हुए। चाहती तो कभी का क्वार्टर ले सकती थी, पर इतना बड़ा बंगला छोड़कर यूं स्टाफ क्वार्टर में रहने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर प्रणव को भी तनु के घर आकर रहना पसंद नहीं था। उनका अभिमान आहत हुआ था। उन्हें लगता कि वहां वो मिस्टर तनुश्री राय बनकर ही रह जाएंगे, और ये बात उन्हें कतई मंजूर न थी। आज सुबह ही प्रणव ने उसे अपने घर से निकल जाने को कह दिया, जबकि तनु को इस घर में 30 साल गुजर चुके हैं। कहने को तो प्रणव ने उसे सब कुछ दिया है, बढ़िया सा घर, 2 बच्चे, जमाने भर की हर सुख सुविधा, लेकिन नहीं दिया तो बस आत्मसम्मान से जीने का हक, हर अच्छी बात का श्रेय खुद लेना, तनु के हर काम में मीन मेख निकालना और बात बात पर उसको मिडिल क्लास मानसिकता का ताना देना। यही तो किया है प्रणव ने शुरू से अब तक। पलंग पर लेटे लेटे तनु अपने ही जीवन से जुड़ी घटनाओं का ताना बाना बुनने लगी। इतने वर्षों से तनु को लगने लगा था कि उसे ये सब सहने की आदत सी हो गई है, पर आज सुबह उसका धैर्य जवाब दे गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, प्रणव का कहना सुनना बढ़ता ही जा रहा था और तनु की सहनशीलता खत्म होती जा रही थी। तनु जानती है कि अमेरिका में रह रहे बेटे के विवाह कर लेने की खबर प्रणव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उनके अहम को चोट पहुंची है। अब तक हर बात का फैसला लेने का एकाधिकार उसने छीन जो गया था। प्रणव की नजरों में इसके लिए तनु ही दोषी है, बच्चों को अच्छे संस्कार जो नहीं दे पाई है। यही तो कहते हैं प्रणव बच्चों की हर गलती या जिद पर, जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों के बारे में किसी भी तरह का निर्णय लेने का कोई अधिकार उन्होंने तनु को नहीं दिया। यहाँ तक कि उसके गर्भ के दौरान किस डॉक्टर से चेकअप कराना है, क्या खाना है, कितना खाना है आदि बातों में भी अपनी ही मर्जी चलाता। शुरू में तो तनु को ये बात अच्छी लगी थी कि कितना केयरिंग हस्बैंड मिला है, लेकिन धीरे धीरे पता चला ये केयर नहीं अपितु स्टेटस का सवाल था। कितना चाहा था तनु ने कि बेटी कला के क्षेत्र में नाम कमाए, पर उसे डॉक्टर बनाना पड़ा, क्योंकि प्रणव यही चाहते थे। बेटे को IAS बनाने की चाह भी तनु के मन में धरी की धरी रह गई और वो प्रणव के आदेशानुसार वैज्ञानिक ही बना, जो आजकल नासा में कार्यरत है। ऐसा नहीं कि बच्चों की सफलता से तनु खुश नहीं है या बच्चे अपने प्राप्तियों से संतुष्ट नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि प्रणव इस सब से इसलिए संतुष्ट है कि बच्चों को इन क्षेत्रों में भेजने से वो और तनु आज सोसाइटी में सबसे अलग नजर आ रहे हैं। पूरी जिंदगी सब कुछ अपनी इच्छा और पसंद को ही सर्वश्रेष्ठ मानने की आदत होने के कारण बेटे की शादी प्रणव को अपनी हार प्रतीत हो रही थी। यही हार गुस्से के रूप में पिछले 1 सप्ताह से किसी न किसी कारण तनु पर निकल रही है। प्रणव को वैसे भी गुस्सा करने का कोई न कोई कारण सदा से मिलता ही रहा है। प्रणव ये क्यों नहीं समझते कि बेटे के इस तरह विवाह कर लेने से तनु को भी तो दुख हुआ होगा, पर उन्हें उसकी खुशी या दुख से कब सरोकार रहा है। जब बेटे का फोन आया था तो तनु ने कहा भी था, खुशी है कि तुम्हारी शादी होगी, लेकिन तुम अगर हमें अपनी पसंद बताते तो हम यहीं बुलाकर तुम्हारी शादी करवा देते, सभी लोगों को दावत देते। वहाँ बहू को कैसा लगेगा जब घर पर नई बहू का स्वागत करने वाला कोई भी नहीं होगा। क्या मॉम आप भी, कोई कैसे नहीं होगा, दीदी और जीजा जी आ रहे हैं ना। आपको तो पता है कि अपनी पसंद बताने पर पापा कभी नहीं होने देते ये शादी। दीदी की बार का याद नहीं है आपको? डॉक्टर सोमेश को तो दीदी ने इस तरह पसंद भी नहीं किया था, बस पापा ने उन्हें रेस्टोरेंट में साथ बैठते ही देखा था। घर में कितने दिनों तक हंगामा रहा। दीदी ने कितना कहा था कि डॉक्टर सोमेश केवल उनके कुलीग है, पर कभी पापा ने सुनी
उन्होंने आनन फानन में कैसे अपने दोस्त के डॉक्टर बेटे के साथ शादी करवा दी। ये ठीक है कि जीजा जी भी एकदम परफेक्ट हैं। सॉरी मॉम, मेरी शादी के कारण आपको पापा के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। रियली मॉम, आज मैं महसूस करता हूँ कि आप कैसे उनके साथ इतने वर्षों से निभा रही हो। यू आर ग्रेट मॉम, आई सल्यूट यू। ओके, फोन रखता हूँ, शादी की फोटो ईमेल कर दूंगा। तनु बेटे की इन बातों से सोच में पड़ गई। सच ही तो कहा था उसने, लेकिन वो गुस्सा एक बार में खत्म नहीं हुआ था। पिछले एक सप्ताह से रोज ही उसे इस स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है। सुबह यही तो हुआ था जब प्रणव ने पूछा था, सुना है कल तुम निमिषा के यहाँ गई थी। हाँ, मुझे बताया क्यों नहीं? कल रात आप बहुत लेट आए तो ध्यान नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा का क्या मतलब है? फोन करके बता सकती थी। कोई काम था वहाँ? निमिषा बहुत दिनों से बुला रही थी। कॉलेज में कल शाम की क्लास थी, नहीं सोचा उससे मिलते ही चलूं। तुम्हें मौका मिल गया ना मुझे नीचा दिखाने का। तुम्हें शर्म नहीं आई कि बेटे ने ऐसी करतूत की और तुम रिश्तेदारी निभाती फिर रही हो? निमिषा आपकी बहन होने के साथ साथ कॉलेज के जमाने की मेरी सहेली भी है। और रही बात बेटे की, तो उसने शादी ही तो की है, गुनाह तो नहीं। पता है मुझे, तुम्हारी ही शर से बिगड़ा है वो। जब माँ ही बिना पूछे काम करती है तो बेटे को कैसे रोक सकती है? भूल जाती हो तुम कि अभी मैं जिंदा हूँ, इस घर का मालिक हूँ। मैंने क्या काम किया है आपसे बिना पूछे? इस घर में कोई सांस तो ले नहीं सकता बिना आपकी इजाजत के। हवा भी आपसे इजाजत लेकर यहाँ प्रवेश करती है। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी जीने नहीं दिया। ये तो मैं ही हूँ कि जो ये सब सहन करती रही। क्या सहन कर रही हो तुम? जरा मैं भी तो सुनूं। ऐसा स्टेटस, ऐसी शान सोसाइटी में एक पहचान है तुम्हारी, और कौन सी खुशियाँ चाहिए? नहीं सहन होता तो चली जाओ यहाँ से। जहाँ अच्छा लगता है वहाँ चली जाओ। क्यों रह रही हो फिर यहाँ? चली जाऊं, छोड़ दूं? उम्र के इस पड़ाव पर आपको बेशक ये कहते हुए शर्म नहीं आई, पर मुझे सुनने में जरूर आई। इस उम्र में चली जाऊं? शादी के 30 साल तक सब झेलती रही, अब कहते हो चली जाओ। जाना होता तो कब की सब कुछ छोड़कर चली गई होती। तनु तड़प उठी थी। जिंदगी का सुख प्रणव ने केवल भौतिक सुख सुविधा ही जाना था। पूरी जिंदगी अपने आप को मारकर जीना ही अपनी तकदीर मान जिसके साथ निष्ठा से बिता दी, उसी ने आज कितनी आसानी से उसे घर से चले जाने को कह दिया। हाँ, आज मुझे ये घर छोड़ ही देना चाहिए। अब तक पूरी जिंदगी प्रणव के हिसाब से ही जी है, ये भी सही। सारी रात तनु ने इसी सोच के साथ बिता दी। शादी के बाद कितने समय तक तो तनु प्रणव का व्यवहार समझ ही नहीं पाई थी। किस बात पर झगड़ा होगा और किस बात पर प्यार बरसेगा पता नहीं, कहा नहीं जा सकता। कॉलेज से आने में देर हो गई तो क्यों हो गई? घर बार की चिंता नहीं है, और अगर जल्दी आ गई तो कॉलेज टाइम पास का बहाना है। बच्चों को पढ़ाना थोड़ी ही है। दुनिया की नजर में प्रणव से आदर्श पति और कोई हो ही नहीं सकता। मेरी हर सुख सुविधा का ख्याल रखना, विदेशों में घुमाना, एक से एक महंगी साड़ियाँ खरीदवाना, जेवर, गाड़ी, बंगला क्या नहीं दिया, लेकिन वो ये नहीं समझ सके कि सुख सुविधा और खुशी में बहुत फर्क होता है। तनु की विचार श्रृंखला टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं इनकी बिना पसंद के एक रुमाल तक नहीं खरीद सकती, बिना इनकी इच्छा के बालकनी में नहीं खड़ी हो सकती, इनकी इच्छा के बिना घर में फर्नीचर इधर से उधर 1 इंच भी सरका नहीं सकती। नया खरीदना तो दूर की बात, क्योंकि इनकी नजर में मुझे इन चीजों की, इन बातों की समझ नहीं है। बस एक नौकरी ही है जो मैंने छोड़ी नहीं। प्रणव ने बहुत कहा कि सोसाइटी में सभी की बीवियां किसी न किसी सोशल काम से जुड़ी रहती हैं, तुम भी कुछ ऐसा ही करो। देखो, निमिषा भी तो यही कर रही है, पर तुम्हें क्या पता। पहले हमारे बीच खूब बहस होती थी, पर धीरे धीरे मैंने ही बहस करना छोड़ दिया। आज मैं थक गई थी ऐसी जिंदगी से। बच्चों ने तो अपना नीड अलग बना लिया, अब क्या इस उम्र में मैं? हाँ, शायद यही उचित होगा। कम से कम जिंदगी की संध्या मैं बिना किसी मानसिक पीड़ा के बिताना चाहती हूँ। प्रणव तो इतना सब कुछ होने के बाद भी सुबह की उड़ान से अपने काम के सिलसिले में 1 सप्ताह के लिए फ्रैंकफर्ट चले गए। इनके जाने के बाद तनु ने रात में
सोची गई अपनी विचारधारा पर अमल करना शुरू कर दिया। अभी तो रिटायरमेंट में 5-6 वर्ष बाकी हैं, इसलिए अभी क्वार्टर लेना ही ठीक है, आगे की आगे देखी जाएगी। तनु को क्वार्टर मिले आज कई दिन हो गए, लेकिन प्रणव को वो कैसे बताए। कई दिनों से इसी असमंजस में थी, दिन बीतते जा रहे थे। प्रोफेसर दीप्ति जो तनु के ही विभाग में है और क्वार्टर भी तनु को उसके साथ वाला ही मिला है, कई बार उससे शिफ्ट करने के बारे में पूछ चुकी थी। तनु थी कि बस आजकल करती टाल रही थी। सच तो यह है कि तनु ने उस दिन आहत कर क्वार्टर के लिए आवेदन कर दिया था और ले भी लिया, पर इस उम्र में पति से अलग होने की हिम्मत वो जुटा नहीं पा रही थी। ये उसके मध्यवर्गीय संस्कार ही थे जिनका प्रणव ने हमेशा ही मजाक उड़ाया है। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। इस बीच कई बार छोटी मोटी बातें हुई, पर तनु ने अब खुद को तटस्थ कर लिया, लेकिन वो भूल गई थी कि प्रणव के विस्फोट का एक बहाना उसने खुद ही उसे थाली में परोस कर दे दिया है। कॉलेज से मिलने वाली तनख्वाह बेशक प्रणव ने कभी उससे नहीं ली और ना ही बैंक में जमा पैसे का कभी हिसाब मांगा, पर तनु अपनी तनख्वाह का चेक हमेशा ही प्रणव के हाथ में रखती रही है। वो भी उसे बिना देखे लौटा देते। इतने वर्षों से यही नियम चला आ रहा है। तनु ने जब इस महीने भी चेक लाकर प्रणव को दिया तो उस पर एक नजर डालकर वो पूछ बैठे, इस बार चेक में अमाउंट कम क्यों है। पहली बार ऐसा सवाल सुनकर तनु चौंक गई। उसने सोचा ही नहीं था कि प्रणव चेक को इतने गौर से देखते हैं। अब उसे बताना ही पड़ा। अगले महीने से ठीक हो जाएगा। इस महीने शायद स्टाफ क्वार्टर के कट गए होंगे। अभी उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था। स्टाफ क्वार्टर के? किसका? तुम्हारा? कब लिया, क्यों लिया और मुझे बताया भी नहीं। तनु से जवाब देते नहीं बना। बहुत मुश्किल से टूटे फूटे शब्द निकले। 1-1.5 महीना हो गया। मैं बताना चाह रही थी लेकिन मौका ही नहीं मिला। वैसे भी अब मैं उसे वापस करने की सोच रही हूँ। 1 महीने से तुम्हें मौका नहीं मिला। मैं मर गया था क्या? यूँ कहो कि तुम बताना ही नहीं चाहती और जब लिया है तो वापस करने की क्या जरूरत है। रहो उसमें। नहीं नहीं, मैंने रहने के लिए नहीं लिया। फिर किस लिए लिया है? उस दिन आपने ही तो मुझे घर से निकल जाने को कहा था, तो गई क्यों नहीं अब तक? मैं पूछता हूँ अब तक यहाँ क्या कर रही हो? आपकी वजह से ही नहीं गई। समाज क्या कहेगा आपको कि इस उम्र में अपनी पत्नी को निकाल दिया। आप क्या जवाब देंगे? आपकी जरूरतों का ध्यान कौन रखेगा? मैं समाज से नहीं डरता। किसमें हिम्मत है जो मुझसे प्रश्न करेगा? और मेरी जरूरत के लिए तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिसके मुंह पर भी 4 पैसे मारूंगा दौड़कर मेरा काम करेगा। मेरा ख्याल करके नहीं गई। 4 पैसे की नौकरी पर इतराती हो। अरे मेरे बिना तुम हो क्या? तुम्हें समाज में लोग मिसेस प्रणव राय के नाम से जानते हैं। तनु का क्रोध आज फिर अपना चरम पार करने लगा। चुप रहिए, मैंने पहले ही कहा था कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कौन कहता है कि बर्दाश्त करो? अब तो तुमने मकान भी ले लिया है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं भूल गया था कि तुम जैसी मिडिल क्लास को कोठी बंगले रास नहीं आते। तुम्हारे लिए तो वही 2-3 कमरों का दरबा ही ठीक है। तनु इस अपमान को सह नहीं पाई और तुरंत ही अंदर जाकर अपना सूटकेस तैयार किया और वहां से निकल पड़ी। आंखों में आंसू लिए आज कोठी के फाटक को पार करते ही तनु को ऐसा लगा मानो कितने वर्षों की घुटन के बाद उसने खुली हवा में सांस ली है। बाहर से ताला खुला देख इसलिए बेल बजा दी। कब आई आप? शालीनता से पूछा था दीप्ति ने। रात ही में। अच्छा, पता ही नहीं चला। और मिस्टर राय वो बाहर गए हैं, तब तक 2-4 दिन मैं यहाँ रहकर देखती हूँ, फिर देखेंगे। दीप्ति भेद भरी मुस्कान से बाय कहकर वहां से चल दी। पूरा दिन निकल गया प्रतीक्षा में। तनु को बार बार लग रहा था प्रणव अब आए तब आए, पर वो नहीं ही आए। रात होते होते तनु ने अपने मन को समझा लिया था कि ये किसका इंतजार था मुझे, उसका जिसने घर से निकाल दिया। अगर उन्हें आना ही होता तो मुझे निकालते ही क्यों? सचमुच मैं उनकी जिंदगी का अवांछनीय अध्याय हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं जबरदस्ती ही उनकी जिंदगी में शामिल हुई थी। कॉलेज में मैं और निमिषा एक साथ पढ़ते थे। एक ही कक्षा और एक जैसी रुचियां होने के कारण हमारी शीघ्र ही दोस्ती हो गई थी। निमिषा और मुझ में कुछ अंतर था तो बस यही कि
वो अपनी कार से कॉलेज आती, जिसे शॉफर चलाता और बड़ी इज्जत के साथ कार का गेट खोलकर उसे उतारता बैठाता और मैं डीटीसी की बस में सफर करती, जो सचमुच ही कभी कभी अंग्रेजी भाषा का सफर हो जाता था। मेरा मुख्य उद्देश्य था शिक्षा के क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाना और निमिषा का केवल ग्रेजुएशन की डिग्री लेना। इसके बावजूद वो पढ़ाई में बहुत बुद्धिमान थी और अभी भी है। ग्रेजुएशन करने तक मैं कभी निमिषा के घर नहीं गई। अच्छी दोस्ती होने के बाद भी मुझे लगता कि मुझे उससे एक दूरी बनानी है। कहाँ वो और कहाँ मैं, लेकिन जब मैंने एमए का फॉर्म भरा तो मुझे देख उसने भी भर दिया और इस तरह हम 2 वर्ष तक और एक साथ हो गए। इस दौरान मुझे 2-4 बार उसके घर जाने का मौका मिला। घर क्या था, महल था। मेरी हैरानी तब और बढ़ गई जब एमफिल के लिए मेरे साथ साथ उसने भी आवेदन कर दिया। मेरे पूछने पर निमिषा ने कहा था, यार मम्मी पापा शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, जब तक नहीं मिलता पढ़ लेते हैं तेरे साथ साथ जब तक चला जाए। बिना किसी लक्ष्य के निमिषा मेरे साथ कदम दर कदम मिलाती हुई बढ़ती जा रही थी और एक दिन हम दोनों को ही लेक्चरर के लिए नियुक्त कर लिया गया। इस खुशी में उसके घर में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। उसी पार्टी में पहली बार उसके भाई प्रणव से मेरी मुलाकात हुई। बाद में मुझे पता चला कि उस दिन पार्टी में मेरे रूप सौंदर्य से प्रभावित होकर निमिषा के मम्मी पापा ने निमिषा की शादी के बाद मुझे अपनी बहू बनाने पर विचार किया, जिस पर अंतिम मोहर मेरे घर वालों को लगानी थी, जो इस रिश्ते से मन में खुश भी थे और उनकी शानो शौकत से भयभीत भी। इन सब में लगभग 1 साल का समय लगा। पन्नो कई बार मुझसे मिले। वो जानते थे कि मैं एक आम भारतीय समाज की उपज हूँ। शानो शौकत मेरे खून में नहीं, लेकिन शादी से पहले मेरी यही बातें, मेरी सादगी उन्हें अच्छी लगती थी, जो उनकी सोसाइटी में पाई जाने वाली लड़कियों से मुझे अलग करती थी। तनु को यहाँ रहते 1 महीना हो चुका था। कुछ दिन तो दरवाजे की हर घंटी पर वो प्रणव की उम्मीद लगाती, लेकिन उम्मीदें होती ही टूटने के लिए हैं। इस अकेलेपन को तनु समझ ही नहीं पा रही थी कि कभी तो अपने छोटे से घर में 55 वर्षीय प्रोफेसर डॉक्टर तनुश्री राय का मन कॉलेज गर्ल की तरह खुलासे मार रहा होता कि यहाँ ये मिरर वर्क वाली वॉल हैविंग सही लगेगी और ये स्टूल यहाँ नहीं, इसे इस कोने में रख देती हूँ। घर में कपड़े की वॉल हैविंग लगाते समय तनु को याद आया जब वो जनपद से यह खरीद कर लाई थी और उसे ड्राइंग रूम में लगाने लगी तो पन्नों ने कैसे डांट कर मना कर दिया था कि ये 100 रुपल्ली का घटिया सा कपड़े का टुकड़ा यहाँ लगाओगी, इसका पोछा बना लो, वही ठीक रहेगा, नहीं तो अपने जैसे ही किसी को भेंट दे देना। तनु अब अपनी इच्छा से हर चीज सजा रही थी। कोई मेड निकालने वाला या उसका हाथ रोकने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी जीवन को किसी रीति ने पन ने अपने घेरे में घेर लिया था। कॉलेज की फाइनल परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थी। सभी कहीं न कहीं जाने की तैयारियों में थे। प्रणव के साथ मैं भी हमेशा इन दिनों बाहर चली जाया करती थी। सोचकर अचानक तनु को याद आया कि बेटा यश के पास जाना चाहिए। उसकी शादी पर तो नहीं जा पाई थी, फिर वहीं से बेटी के पास भी होकर आऊंगी। बस तुरंत बेटे को फोन किया और अपनी तैयारियों में लग गई। कितनी प्रसन्नता झलक रही थी यश की आवाज में। और 3 दिन बाद ही अमेरिका से हवाई जहाज का टिकट भी भेज दिया था। फ्लाइट का समय हो रहा था। ड्राइवर सामान नीचे ले जा चुका था। तनु हाथ में चाबी लेकर बाहर निकलने को ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उफ, इस समय कौन होगा? देखा दरवाजे पर प्रणव खड़े हैं। क्षण भर को तो तनु किंतव्य विमूढ़ हो गई। उफ, 2 महीने में ही ये क्या हो गया प्रणव को? मानो बरसों के मरीज हो। कहीं जा रही हो क्या? प्रणव ने उसकी तंद्रा तोड़ते हुए पूछा। हाँ, यश के पास, पर आप अंदर तो आओ। अंदर बैठकर तनु प्रणव के लिए पानी लेने को मुड़ी ही थी कि उसने तनु का हाथ पकड़ लिया। तनु, मुझे माफ नहीं करोगी। इन 2 महीनों में ही मुझे अपने झूठे अहम का एहसास हो गया। जिस प्यार और सम्मान की तुम अधिकारी थी, तुम्हें वो नहीं दे पाया। अपने स्वाभिमान के आवरण में घिरा हुआ मैं तुम्हारे अस्तित्व को पहचान ही नहीं पाया। मैं भूल गया कि तुमसे ही मेरा अस्तित्व है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, ये सच है तनु।
मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पहले भी करता था पर अपने अहम के कारण कहा नहीं। आज कहता हूँ तनु, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, मुझे माफ कर दो और अपने घर चलो। बहू को पहली बार अपने घर बुलाने के लिए उसके स्वागत की तैयारी भी तो करनी है। मुझे एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का। तनु बुढ़ापे में पहली बार अपने पति के प्यार से सरोबोर खुशी के आंसू पोंछती हुई अपने बेटे को अपने न आ पाने की सूचना देने के लिए फोन करने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।